स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो पिछले जो पार्ट था उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था विज़न के जो भी पीसीएस की करंट अफेयर्स आई है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट तक। तो एक जो करंट अफेयर्स में मैपिंग वाला सेशन चल रहा था, तो यहाँ पे है थांगजिंग हिल। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है, जो अभी चर्चा में रही थी। तो नाम है इसका थांगजिंग, मणिपुर में है। इसके बाद है पैगोंगसो, जो है पांगसो दर्रा है, ये कहाँ पे है? म्यांमार में। जैसे पैगोंगसो लेक पड़ते हैं वो कहाँ पे है? लद्दाख वाले एरिया में। और नाम सेम सा ही है, पर ये क्या है? पांगसोंग दर्रा। ये कहाँ है? म्यांमार की तरफ, जो पटकाई श्रेणियाँ हैं। तो इन दोनों में याद रखना ये पांगसो है। इसके बाद है सिपकीला, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भारत को तिब्बत से जोड़ता है, जो तिब्बत वाला एरिया है जो उससे जोड़ता है कौन सा? सिपकीला दर्रा। इसके बाद है बारालाचला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। लाहौल और स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। लद्दाख वाला एरिया मतलब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले एरिया के बीच में जो कनेक्शन है वो किससे है? बारालाचला दर्रे से। और जो तिब्बत और भारत के बीच में जो कनेक्शन है आने जाने का रास्ता, वो किसका है? सिपकीला दर्रे से। ऐसे याद रखना है। उसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये क्या है? कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। जो रोहतांग दर्रा है वो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। उसके बाद है सिंकुला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। तो दो एरिया देखे हमने, हिमाचल को लद्दाख वाले एरिया से बारालाचला और सिंकुला दर्रा। इसके बाद है बोरसू दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है। एक सा ही है बोरसू दर्रा, जो हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है। तो जब हम मैपिंग देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश इस साइड रहेगा, यहाँ के नीचे उत्तराखंड और ऊपर लद्दाख वाला एरिया रहेगा। तो ये देखें। इसके बाद जो बांध, बंदरगाह और परियोजनाएं चर्चा में रही हैं। अब कांडला हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो ऊपर वाला एरिया कक्ष का एरिया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात वाले एरिया में। ये कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। सबसे मेन क्या है? एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब जो आर्थिक गतिविधियों के लिए अलग से बनाए जाते हैं। तो कांडला बंदरगाह देखा हमने। उसके बाद है कामराजार बंदरगाह, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई मतलब तमिलनाडु की साइड है, मतलब कोचीन वाला एरिया नहीं लगाना है, केरल में। कामराजार जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है? कामराजार चेन्नई की तरफ। उसके बाद है एटा, जो एटालिन जल विद्युत परियोजना है। एटालिन जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की एरिया की, तो अरुणाचल प्रदेश साइड कौन सा है? जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, एटालिन दर्रा। इसके बाद है पंबन ब्रिज, काफ़ी पुराना है, फेमस भी है, तमिलनाडु में। भारत का यहाँ पे अभी क्यों चर्चा में चल रहा है? भारत का पहला वर्टिकल जो लिफ्ट रेलवे पुल है, ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। इसका नाम क्या है? पंबन ब्रिज, मतलब ब्रिज हट सकता है और ऐसी चीज़ें हैं इस पर। उसके बाद है कृष्णराज सागर बांध, ये कहाँ पे? कर्नाटक में, कृष्णा नदी वाला एरिया है। तो कृष्णराज सागर बांध है, कावेरी नदी पर ये अवस्थित है। कौन सा? कृष्णराज वाला है किस पे? कावेरी पर। कर्नाटक में कृष्णा वाला भी एरिया है। तो याद रखना है कृष्णराज सागर बांध किस पे है? कावेरी नदी पे। थोड़ा अलग सा होगा। टाटो जो है सेकंड जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सियोम नदी पे। तो अरुणाचल में दो देखे हमने, एक एटालिन जल विद्युत परियोजना है और टाटो जल विद्युत परियोजना है। तो एटालिन और टाटो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखें जो नेशनल पार्क रिजर्व जो अभी फेमस रहे हैं और मैपिंग में ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो असम में सबसे मेन है असम वाले एरिया में, क्योंकि हम देखते हैं असम में जैव विविधता, वर्षा और इन सब के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो सबसे फेमस रहा है वो है हालोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पे जो जैव विविधता हानि हो रही थी गिब्बन के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था। इस वजह से ये फेमस है, क्योंकि पूरे भारत में जो गिब्बन है वो यहीं पाए जाते हैं और उनको भी अभी नुकसान पहुँच रहा है। तो अगर पूछा जाए हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो असम में। डिब्रू सेखोवा फेमस ही है, असम का है। पोबितोरा भी असम का है। देश में ग्रेटन वन हॉर्न राइनो का घनत्व सर्वाधिक है। जैसे काजीरंगा पढ़ते हैं वन हॉर्न राइनो के लिए, पर जब घनत्व की बात आ जाए, एरिया कम में ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? पोबितोरा में। तो पोबितोरा, तो होलोंगा पार, डिब्रू सेखोवा, पोबितोरा, ये यहाँ पे। उसके बाद एक नदी है इस एरिया में बहती हुई, वो बराक नदी है और ये असम की तरफ, मतलब बराक नदी जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो साउथ की तरफ मिलेगी यहाँ पे। और बराक भुवन
वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। तो बराक नदी से एरिया में बह रही है, और एक यहाँ पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उससे ऊपर वो कौन सा है, बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये थोड़ा अलग सा है असम वाले एरिया में। मानस ये तो जानते ही हैं असम में है। काराकोरम जब हम मतलब उत्तर में जाते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजार ये सब श्रेणियाँ देखते हैं। तो काराकोरम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो लेह जिला लद्दाख में है। यहाँ से जो नदियाँ फेमस हैं जो प्रवाहित होती हैं उनका नाम है नुब्रा और सियोक नदी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, नुब्रा और सियोक, ये घाटियों के नाम भी हैं और यहाँ पे जो नदियों के नाम भी हैं। पार्वती अरगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है और ये रामसर साइट के रूप में नामित हुआ। अभी यहाँ पे वो मीटिंग वगैरह हुई थी, इस वजह से फेमस रहा था। इसके बाद है महुआ दानर भेड़िया, जो महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य। अब भेड़िया अभ्यारण्य हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो अगर चर्चा में आता है तो हो सकता है आ जाए। तो भेड़िया अभ्यारण्य महुआ दान, तो जैसे महुआ टाइप का नाम ये बिहार से आता है, बिहार से अलग क्या हुआ है, झारखंड। तो महुआ दानर भेड़िया ये झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है ये। इसके बाद है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में है और ये पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। इसे जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। पक्षी कौन सा, शिकारी वाला है। अब देखो उत्तराखंड में फूलों वाला है, उत्तराखंड से ऊपर पक्षी वाला है, इसे याद रहेगा शिकारी देवी। माधव हिमाचल प्रदेश में क्यों फेमस है, 58वां नेशनल मतलब टाइगर रिजर्व अभी बना है। तो करेंट अफेयर्स में पिछले साल से है ये 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बना है। यहाँ अवस्थित झीलें, जो झीलें हैं उनमें झीलों का नाम एक है सख्या झील और एक माधव सागर झील है। तो ये देखा। इसके बाद अगर हम बात करें कांगेर घाटी और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, बहुत फेमस रहता है हमेशा। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीव ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड में हमने देखा था, झारखंड के नीचे कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो छत्तीसगढ़ में अब देखेंगे तो दो मिले हमें, कांगेर मिला जो फेमस रहता है और उससे ज़्यादा जो चर्चा में चलता है वो गुरु घासीदास तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। रामगढ़ बिसधारी अभी ये चर्चा में रहा है ये भी। तो ये राजस्थान में रामगढ़ बिसदारी। कैमूर श्रेणियाँ बिहार तक हैं, तो कैमूर बिहार में है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य है वाल्मीकि के बाद। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि। दूसरा टाइगर रिजर्व अभी कौन सा बना है, कैमूर। इसके बाद है रातापानी, मध्य प्रदेश में है। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अभी हमने ऊपर देखा था कौन सा, माधव एक, और अब कौन सा आ गया, रातापानी। तो ये याद रखने। उसके बाद है सारपचू जो संरक्षण क्षेत्र है ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो सारपचू अभी काराकोरम वाले में देखा था हमने, वहीं सारपचू जो संरक्षण अभ्यारण्य है रिजर्व है वो स्पीति घाटी में है, मतलब हिमाचल प्रदेश। तो इस वाले एरिया में हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, यहाँ पे बहुत सारे जो नेशनल रिजर्व क्षेत्र हैं। इसके बाद है चिंचोली कहाँ पे, कर्नाटक में। हेसरघट्टा और माहे महादेश्वर ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है। दक्षिण भारत का क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये नहीं है, पूछा जाएगा ये दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य। क्योंकि हम देखते क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य ज़्यादातर कैसे होते हैं, आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं, पर जब शुष्क भूमि का क्षेत्र पूछा जाएगा तो चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक का जो शुष्क है। इसके बाद है हेसरघट्टा कर्नाटक में है और माहेश्वर करके है हिल्स, ये भी कर्नाटक में है। केरल के 5 हैं, उन सबको देखते हैं। सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगस्तमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका हिस्सा, मेन इसमें अगस्तमलाई नहीं है। यहाँ पे बस हमें 5 में ये याद रखना कहाँ पे है। सेंदुरनी केरल में है, अनाईमुडी नाम ही याद रहेगा। मथिकेटन 16 करके जो भी पहाड़ी नेशनल पार्क आते हैं सब केरल में ही होते हैं। उसके बाद है पेरियार यहाँ नदी बहती है, तो पेरियार नदी के नाम पे पेरियार टाइगर रिजर्व है, केरल पे ही है। यहाँ पे पेरियार और मुल्लायार नदी है जो मुल्ला पेरियार नदी के नाम से जानते हैं इस एरिया में। इसके बाद है जो है थट्टेकड़ पक्षी विहार, ये कहाँ है, केरल का पहला पक्षी विहार है। केरल का पहला पक्षी विहार है कौन सा, थट्टेकड़ पक्षी विहार है। गिंडी नेशनल पार्क है जो वो चेन्नई तमिलनाडु में है। इम्पोर्टेंट ये भी है, गिंडी नेशनल पार्क चेन्नई तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु में 2 और हैं, मलाई वाले तमिलनाडु में मिलते हैं जैसे मुदुमलाई।
या फिर ग्रेटर फ्लेमिंगो, जो पक्षी है फ्लेमिंगो, उसके नाम का एक अभयारण्य है तमिलनाडु में। तो हमने कौन से देखे, गिंडी, मुदुमलाई और ग्रेटर फ्लेमिंगो। नागार्जुन श्रीशैलम ये कहाँ पे है, नल्लामलाई की पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन जो है इम्पोर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है ना, वो आंध्र प्रदेश में, ना कि तेलंगाना में। से कंफ्यूज हो सकते हैं तेलंगाना। तो श्रीशैलम नागार्जुन है, ये आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी से होकर, इससे ही होकर गुजरती है। तो ये देखा नागार्जुन। अब झीलें जो चर्चा में रही हैं, वेटलैंड जो चर्चा में रही, गुनेरी मैंग्रोव कक्ष वाले एरिया में है। ये अंतर्देशीय मैंग्रोव और गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। चूँकि भारत का भी है, शुरुआत में ये शुरुआत हुई है जैव विविधता विरासत स्थल की, अभी तक भारत में नहीं थे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गुनेरी जो मैंग्रोव है कक्ष में, ये भारत का जैव विविधता विरासत स्थल है और पहला है। तो ये याद है गुजरात का। उसके बाद अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। कौन सी, अराकू घाटी। अभी आंध्र प्रदेश में क्या देखा था, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और वहीं है अराकू घाटी पूर्वी घाट पे आंध्र प्रदेश में। जो मुदुमल मेगालिथिक में जो मेनहार है, मेगालिथिक का मतलब महापाषाण काल में जो बड़े पत्थर के अवशेष वगैरह मिले हैं। तो मुदुमल अगर पूछा जाए तो ये कृष्णा नदी के पास तेलंगाना में, मुदुगल मेगालिथिक मेनहिर। इसके बाद सलखम सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सलखम सोनभद्र में जीवाश्म पार्क है, चूँकि अभी करंट अफेयर्स में और उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में। तो सलखम जीवाश्म पार्क कहाँ है, सोनभद्र में। सोनभद्र वन ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जीवाश्म ज़्यादा मिलेंगे, तो सलखम है। तो ये है, ये यूनेस्को की धरोहर में संभावित सूची में भी डाला गया, हो सकता है आगे शामिल हो जाए। उसके बाद है ये दोनों राजस्थान के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे रामसर में, क्योंकि ये अभी जुड़े हैं लेटेस्ट में। कौन सा है, खींचन और मेनोर, ये दोनों ही आंध्र मतलब क्या है 90 और 91 नेशनल वो रामसर साइड है, वो आ सकते हैं एग्जाम में। इस साल के यही दो थे जो करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं। तो खींचन और मेनोर राजस्थान के। सामर राजस्थान में, ये रामसर के रूप में नामित है और भारत की सबसे बड़ी लवड़ी झील है जहाँ से नमक निकाला जाता है और नमक बनता है। रातडिया जो री डेयरी है ये राजस्थान में है। राता पानी कहाँ देखा था, वो मध्य प्रदेश में देखा था। जबकि रात टाइप का ये रातडिया डी डेयरी जो करके ये कहाँ पे, राजस्थान जैसलमेर में। अब यहाँ क्यों फेमस अभी हमें पढ़ना है, हड़प्पा स्थल के अवशेष मिले हैं रातडिया से, तो ये चीज़ देखना है। इसके बाद है, और राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में सिंधु की ये एकमात्र बस्ती अभी तक मिली है। उसके बाद है करिया जो है, करियाचल्ली द्वीप, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में करियाचल्ली द्वीप है। तो ये वाले यहाँ गुंडी देखा था और करियाचल्ली हो गया। इसके बाद अब जो करंट अफेयर्स में है, वो जो संगठन रहे हैं यूनाइटेड नेशंस टाइप के, अन्य संगठन जो अभी न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे सबसे फेमस जो रहता है वो रहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखते हैं वो निर्णय वगैरह उनके। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जब देखें, ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, पूछा जाए बिल्कुल है। अब यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है तो 1945 में बना होगा, और ये स्थायी न्यायालय, मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में है। अब यूनाइटेड नेशंस के कितने पार्ट हैं, यूपीएससी में पूछा जा चुका, 6 पार्ट है। उसमें से एक पार्ट है, यह एकमात्र ऐसा पार्ट है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, क्योंकि यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और उससे संबंधित सारे संगठन भी, जैसे वो जो बैठक करते हैं, आम सभा है, सुरक्षा परिषद, सब न्यूयॉर्क में। ICJ है वो कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड में। तो ये हमने देखा। उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 1874 में बर्न संधि के माध्यम से जर्नल पोस्टल यूनियन के रूप में नामित किया गया था। ये क्या है, जो विश्व में डाक वाला चलता है उसी के संबंध में। तो अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत इसका सबसे पुराना और सबसे सक्रिय सदस्य भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पोस्टल वगैरह चलते हैं। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में, यूनिवर्स पोस्टल वाले का। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1865 में पेरिस में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। टेलीग्राफ है, देखो ऊपर वाला क्या था, पोस्टल, ये कहाँ था, बर्न स्विट्जरलैंड में। और वहीं स्विट्जरलैंड की दूसरे शहर है जिसमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहाँ कौन सा है, दूरसंचार संघ है। तो दोनों देख लिए। इसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो अभी तक हमने जितने पढ़े संगठन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये क्या है कि ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एजेंसी है। 1867 में बना था, तो भारत इसका सदस्य है 1975 से। तो ये चीज़ याद रखनी है। जो बौद्धिक संगठन है, मतलब जो दर्जा दिया जाता है वो इसी के अंतर्गत है।
पेटेंट वगैरह और ये सब। इसके बाद है जो इकोसॉक है, यूनाइटेड नेशंस का सामाजिक और आर्थिक परिषद है, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में इकोसॉक। अब अभी क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत 26 से लेकर 28 तक इसके कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ है। तो हमें केवल इतना याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस का एक आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो आर्थिक, मतलब भारत है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ रहा है, चौथी हम इकोनॉमी बन गए हैं। तो हम आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे कहते हैं इकोसॉक, इसका हमें निर्वाचित कर दिया गया है 26 से 28 तक के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अभी हमने देखा यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो इकोसॉक 6 अंगों में से ही एक है, इसमें 54 सदस्य होते हैं। इसके बाद है कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तभी तो है 26 से लेकर 27 और प्लस 28 3 साल के लिए चुना जाएगा। 25 से कंफ्यूज नहीं होना है, 26 से है। इसके बाद है निकट पूर्व में जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनके लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी आई है, UNRWA। तो 1948 में अरब और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था। जब से ये इजराइल वाला बना है एरिया, तभी पहला युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 48 में ही हुआ था। उसके बाद कई सारे युद्ध होते रहे हैं इस वाले एरिया में। यहाँ पे 1949 में RWA की स्थापना करी गई थी। इसकी स्थापना फ़िलिस्तीन शरणार्थियों को राहत देने के लिए की गई थी। तो ये बस शब्द आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन के लिए कब आया था, तो 1949 में, मतलब शुरुआत के दौर से ही। उसके बाद है UNCND, मतलब मादक पदार्थ आयोग। तो मादक पदार्थ जो आयोग है उसकी 68वीं अध्यक्षता किसने की है, भारत पहली बार है। तो जैसे भारत में नशीले पदार्थ वगैरह हैं उन पर रोक लगाई जा रही है, अभी GST भी बढ़ा दी गई है। तो याद रखना है कि भारत पहली बार जो ये मादक पदार्थ होते हैं उस संगठन की हमने क्या की है, आयोग की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी इकोसॉक के अंतर्गत, क्योंकि चूंकि हमारे पास इकोसॉक आ गया तो ये भी इसकी अध्यक्षता आ गई है। इसके बाद इसमें भी सेम वही है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का शांति स्थापना एक आयोग है। तो भारत को 25-26 के लिए शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित किया गया, पहले से पुनः निर्वाचित कर दिया गया है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग, तो ये बहुत पुराना नहीं है, 2005 में बना था यूनाइटेड नेशंस का। और भारत को अब देखो इकोसॉक का भी हमें मिला है, आर्थिक सामाजिक का, और शांति का भी हमें मिल गया है 25-26 के लिए। और 26 में जब तक ये ख़त्म होगा तब तक इकोसॉक का मिल जाएगा, तो दोनों मिल गई, मतलब अध्यक्षता। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल। तो कैप फुआर गोलन हाइट्स के सीरियाई हिस्से में। अब गोलन हाइट्स का क्या मुद्दा है, जब हम बात करते हैं इजराइल की, तो जब इजराइल का मैप देखें तो ऊपर की तरफ हमें सीरिया दिखता है। तो सीरिया इजराइल के बीच में पहले बहुत युद्ध हुआ था, 50 साल पहले। तो इजराइल ने सीरिया के हाइट्स हैं जिन्हें कहते हैं गोलन हाइट्स, पहाड़ी क्षेत्र, वो अभी इजराइल के ही अंडर में आते हैं। तो गोलन हाइट्स पर कंट्रोल कर लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल है, उसका मुख्यालय कैप फुआर गोलन हाइट्स के सीरियाई हिस्से में। इसकी स्थापना, चूंकि अभी विवाद चल रहा है तो ये चर्चा में रहा था, तो विघटन पर्यवेक्षक बल है, तो इसकी स्थापना 74 में की गई थी। तो मेन बात ये है। इसके बाद आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञापन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति है। तो इसमें क्या है, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा का मतलब जो बड़े डेटा वगैरह होते हैं उसके लिए 2030 तक उसे SDG वगैरह में शामिल किया गया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र स्पॉटलाइट पहल, अब ऐसे पूछ लेते हैं स्पॉटलाइट पहल किसके लिए, तो महिलाओं, विशेषकर हाशिए पर रहने वाली कमज़ोर महिलाएं, हिंसा, इन सबको जो महिलाएं प्रभावित हैं उनके लिए आया है स्पॉटलाइट पहल, यूनाइटेड नेशंस की है। L69 समूह, ये क्या है, इसमें अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, कैरिबियन, प्रशांत द्वीप के देश शामिल हैं और भारत भी इसका सदस्य है। ऐसे समझो ये मतलब थोड़े सेकेंडरी टाइप के देश हैं, जैसे विकसित टाइप के नहीं है। जैसे अफ्रीका के देश देखो पिछड़े, लैटिन अमेरिका के देश, कैरिबियन देश, प्रशांत द्वीपी छोटे छोटे आइलैंड और एशिया के देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? बिल्कुल। L जो 69 है इसका भारत सदस्य है। G4 राष्ट्र, G4 में वो राष्ट्र हैं जो ये कहते हैं हमें यूनाइटेड नेशंस की स्थायी अध्यक्षता दे दो, तो ये, और इन्हीं के अपोजिट में है कॉफ़ी क्लब में पाकिस्तान शामिल है जो कहता है कि अध्यक्षता नहीं देनी चाहिए, मतलब भारत कहता है स्थायी सदस्य बना लो इन चारों में से किसी को भी कम से कम।
तो ये G4 कंट्री हैं। कौन कौन कहता है? भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ये चारों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि इनमें से कम एक दो को तो बना ही लो। तो देखो ब्राज़ील और भारत हो गया, और जर्मनी को जापान के साथ याद कर लो। ये 4 कंट्री हैं G4, और इनका अपोजिट कौन सा क्लब कहलाता है? कॉफ़ी क्लब, जिसमें पाकिस्तान है। इसके बाद है ICC। अब देखो अभी हमने ICJ पढ़ा था, जो क्या था? जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य युद्ध अपराध, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। सबसे पहली बात याद रखनी है, जो ICJ था वो पार्ट है, जबकि ICC ये पार्ट नहीं है। ये यही काम करता है, ऐसे युद्ध वगैरह हो रहे हों, कहीं मानवता के अपराध हो रहे हैं, उन सब की जाँच करना, अभियोजन, मतलब वही सब। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है, यूनाइटेड नेशंस का ICC पार्ट नहीं है, ICJ पार्ट है। इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना एक रोम कानून आया था, मतलब रोम विधि आई थी 2002 में, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका भी द हेग, नीदरलैंड में है। भारत वगैरह इसके सदस्य नहीं है। भारत है, इजराइल है, अमेरिका है, रूस है, चाइना इसके सदस्य नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बड़े देश इनकी बात मानते नहीं हैं। अब अमेरिका हुआ, रसिया, चाइना ये उल्लंघन ही करते रहते हैं इनकी बात का है ना मानना, और भारत और इजराइल भी इसके सदस्य नहीं है। तो ये हमने देखा, जबकि ICJ आ जाएगा तो सब सदस्य हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। इसके बाद है पेट्रोलियम का दुनिया का एक ही ग्रुप है, जो पेट्रोलियम के ज़्यादातर बड़े देश हैं, उन्हें कहा जाता है ओपेक कंट्री। अभी क्या हुआ, इसमें देश शामिल होते रहते। अब सबसे मेन आता है क्या, ओपेक में भारत शामिल है? नहीं, भारत आयात करता है, पर भारत इसका सदस्य नहीं है। ये वो देश हैं जिनमें तेल निकलता है। तो ब्राज़ील ने ओपेक को ही मंजूरी दे दी है। ओपेक में ओपेक प्लस एक संगठन है, तो ओपेक प्लस में ब्राज़ील अब शामिल हो गया है और होने की मंजूरी मिल गई। तो ये चीज़ याद रखनी, ओपेक में कितने 12 ऐसे विकासशील देशों का ये समूह आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। हालांकि इम्पोर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रिया, वियना खुद इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि ना वियना में तेल निकलता है, ना वियना इसका मतलब मेन है, पर ऑस्ट्रिया के वियना में इसका ओपेक का मुख्यालय है। खाड़ी सहयोग संगठन GCC हमेशा सुनते हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं उनका प्रमुख संगठन है। रियाद सऊदी अरब में है, इतना याद रखना। बाकी आसपास की जो कंट्रियां हैं, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, केवल वही कंट्रीज़ की सहयोग हैं जो खाड़ी देश कहे जाते हैं। समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत को सिंगापुर में IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। जो इकोसॉक चुना गया, ये सारी हैं, उसी में नौवहन आ गया है। तो अगर कुछ आएगी नौवहन के लिए भारत को चुना गया, बिल्कुल चुना गया। अध्यक्ष चुना गया नहीं, उपाध्यक्ष चुना गया है। कहाँ चुना गया है? सिंगापुर में चुना गया है। अब ये संगठन है क्या? IALA मतलब नौवहन वाला, तो ये एक संगठन है जो NGO के रूप में स्थापित हुआ था। है क्या इसका? कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार वगैरह है उसे सुरक्षित करना है, समुद्री स्पेशली। एशियाई उत्पादक संगठन APO उत्पादक संगठन, भारत ने औपचारिक रूप से 25-26 के लिए एशियाई उत्पादक संगठन की अध्यक्षता इसकी भी स्वीकार कर ली। तो जिनका अध्यक्ष बनना है तो पूछेगा किसका अध्यक्ष नहीं अभी चुना गया, किसका चुना गया। तो उत्पादक संगठन का भी भारत सदस्य, केवल इतना याद रखना। बाकी सभी एशिया के देश लगभग इसमें शामिल हैं। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय संघाई, चाइना में कब स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 2015 में। कौन से देश हैं इसमें न्यू डेवलपमेंट में? जो देश अमेरिका की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते थे और वर्ल्ड बैंक के अपोजिशन में उन्होंने NDB की स्थापना करी थी। तो भारत है, रशिया है, अमेरिका, ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और इन्हीं देश को क्या कहते हैं? ब्रिक्स वाला है। तो ये वाली देश है। अब इसमें अल्जीरिया भी शामिल हुआ है, मिस्र है, UAE है, ये कुछ पिछले सालों में शामिल हुए हैं। इकोवास आ गया। अभी इकोसॉक पढ़ा था वो यूनाइटेड नेशन वाला, अब इकोवास आ गया। ये क्या है इकोवास? ये पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देश अफ्रीका के, उनका एक समूह है जो आर्थिक समूह है, मतलब मिलके अच्छे व्यापार करें, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं। अगर इस एरिया में देखो पश्चिमी अफ्रीका में तो बहुत छोटी कंट्री, इनका एक संगठन है इकोवास। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? नाइजीरिया वाला एरिया। तो अबूजा के नाइजीरिया में इसका मुख्यालय 75 में बना था, और सभी सदस्य एक साथ रहेंगे, व्यापार वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें इसमें रह रही हैं। इसमें 3 सैन्य शासन वाले देश इससे बाहर हो गए हैं। कौन कौन से? यही न्यूज़ वाला है, माली, बर्किना फासो और नाइजर।
तो माली, बर्किना फासो और नाइजर इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया में इसका मुख्यालय, नाइजर इससे बाहर हो गया क्योंकि इन देशों में क्या हुआ है, अभी सैन्य शासन आ चुका है। अगला है विश्व स्वर्ण परिषद। इस स्वर्ण परिषद का गठन 87 में हुआ था। सोने के लिए जो मेन 31 कंपनियां हैं मेन विश्व की सबसे बड़ी, उनका एक संगठन है, बस इतना याद रखना है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन। तो भारत के राष्ट्रपति ने जो नई दिल्ली में जो CAG के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एशियाई का सर्वोच्च लेखा परीक्षक, भारत में जो लेखा परीक्षक होगा वो एशिया के लेखा परीक्षक की बैठक का मतलब उन्होंने आयोजित करी है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है। कहाँ, दिल्ली में हुई है इस बार एशिया के लेखा की। इसका 10 सदस्य समिति C10 समूह। C10 समूह क्या है, 10 अफ्रीकी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकर जो होंगे उनके गठन मतलब है उनका, क्या है, 10 अफ्रीकी देशों का। तो C10 अगर पूछे तो C10 का मतलब एक तो वो हम पढ़ते हैं C10 वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में, ये क्या है, ये अफ्रीका के वित्त मंत्री और अफ्रीका के जो बैंक के गवर्नर हैं उनकी बैठक है केवल इसमें C10 में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ICA। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन वैश्विक सहकारी संगठन सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, मतलब हो चुका है 2024 के नवंबर महीने में। तो सहकारी, अब देखो भारत में सहकारी संगठन बहुत मजबूत है, अमूल की स्थापना हो, गन्ने के जो फैक्ट्रियाँ हो, वो सब सहकारी पे चलती हैं। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि सहकारी की भारत में पहली बार चूँकि हुई है, तो पूछ लेगा 2025 में हुई नहीं, 24 में नवंबर में हुई, पहली बार है। थीम भी इम्पोर्टेंट है, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करना। इस सहकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1895 में हुई थी इसकी स्थापना, इतना याद रखना है। इसके बाद उसके बाद है कैरिकॉम, कैरेबियन के आर्थिक एकीकरण, मतलब मेन बात है बस इतना याद रखें, कैरेबियन देशों का एक संगठन है, जो जैसे इकोवास पढ़ा वैसे ही क्या है, ये कैरिकॉम, ये कैरेबियन वाला है। इसके बाद है पशु स्वास्थ्य संगठन, वो आकर के ये है पशु स्वास्थ्य संगठन। इसमें क्या है, हरियाणा में स्थित केंद्रीय पशु अनुसंधान परिषद, केंद्र को जो WOAH है, मतलब पशु जो विश्व का पशु स्वास्थ्य संगठन है उसका प्रयोगशाला का दर्जा प्रदान किया है। मतलब हरियाणा में जो पशु संगठन है उसे अब प्रयोगशाला का दर्जा दे दिया गया है पशु संगठन के द्वारा, जो वैश्विक के द्वारा है। तो पूछा जाएगा हरियाणा में है ये, बस ये याद रखना है। अब ये क्या करता है, पशु संगठन जो विश्व वाला है, रोगों की जानकारी, जैसे कोई जानवर में बीमारी हो, ये सब है। भारत इसका सदस्य बिल्कुल है, तभी तो दर्जा दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो थोड़ा अलग सा है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, पशु देशों का भी, मतलब पशु संगठन का। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जो है IIAS की अध्यक्षता भारत को मिली है। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ये क्या है, अब नाम ही है प्रशासनिक, तो प्रशासन में क्या, वही मतलब वही प्रशासनिक अधिकारी, उन सब में वैज्ञानिक अनुसंधान करना, ये सब है। बाकी लगभग बड़ी कंट्रियां हैं इसमें, जैसे भारत, जापान, चाइना, इटली और ये सब हैं। तो ये बस याद रखना है प्रशासनिक वाला। मेन बस इतना है कि भारत ने चूँकि अध्यक्षता जो मिलेगी तो वो आ सकता है, और बहुत पुराना संगठन है ये। तो ये इसके बाद है वैश्विक प्लास्टिक कार्यवाही साझेदारी। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। महाराष्ट्र वर्तमान सदस्य है, भारत के महाराष्ट्र राज्य सहित है। तो इसमें मतलब भारत का महाराष्ट्र है वो प्लास्टिक के लिए काम कर रहा है, तो साझेदारी उसने भी करी है इसकी। जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच, ये 2012 में आया था, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसके बाद है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो है बैंकों के नेतृत्व वाला संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक क्या है, समूह है। 2050 तक मतलब कहा गया है बैंकों को सही बनाना है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, मतलब जो पर्यावरण है उसमें पूंजी वगैरह बढ़े, ये सब के लिए आया है। भारत, कोई भी भारतीय बैंक इसका हालांकि सदस्य नहीं है, बस इतना याद रखना, कोई भारतीय बैंक इसका सदस्य नहीं है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ऑटोनॉमस से जो है सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, एशिया, नाम क्या है इसका, एशिया। भारत और अमेरिका के अंडर वाटर डोमेन एयरवेज
जो है वो अवेयरनेस के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस की पहल की है। तो यहाँ याद क्या रखना है कि ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस भारत और अमेरिका के बीच में अंडर वाटर में अवेयरनेस है, प्लस समुद्र के बारे में जानकारी वगैरह रखनी है। ये नाम एशिया है पर भारत और अमेरिका का। NV8 जो है ये नॉर्डिक कंट्रियाँ हैं, उनका बस समूह है, वो बाल्टिक कंट्री हैं, इतना बस याद रख सकते हैं। नॉर्डिक है, N से नॉर्डिक, N और B से बाल्टिक, तो नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रियाँ NV, और नाम क्या है 8 कंट्रियाँ हैं यहाँ पे, तो NV8 हो गया उसका नाम। ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटी, तो कोझिकोड केरल वाला एरिया है, कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, अब इम्पोर्टेंट आ गया, कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने GNAFCC के सदस्यता में सम्मिलित किया गया है। ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटी, मतलब फ्रेंडली अच्छी सिटी हैं, स्वास्थ्य वगैरह इन सबको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि केरल में वृद्धों के लिए भी प्रयास किए गए, ये सब है। इसके बाद है क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरे की प्रणाली है, एक संगठन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद है भ्रष्टाचार विरोधी वाला, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखें अगर हम कि यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन, ये आने की सबसे ज़्यादा इस बार संभावना रहेंगी, क्योंकि भारत ने इनसे समझौता किया है पहली बार, तो 1960 में स्थापित हुआ था EFTA। पूछेगा भारत ने किससे अभी हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो EFTA कंट्री के साथ किया। अब मेन है इसमें EFTA कंट्री में कोई भी यूरोप की वैसी कंट्री नहीं हो ज़्यादा बड़ी हो, जैसे आइसलैंड है, अब वो छोटा सा एरिया आइसलैंड का, लिechtenstein है वाला, उसके बाद है नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड है। तो इन 4 देशों का संगठन है, 4 अक्षर हैं, 4 इसमें संगठन है। तो कौन कौन सा है, आइसलैंड है, लिechtenstein है, उसके बाद है नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है। ये 4 कंट्रियाँ हैं, और ये भारत चूँकि इससे पहली बार जुड़ा है तो ये आने के चांस रहेंगे। इसके बाद है असेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया प्रशांत है, ED को मतलब इसमें शामिल किया गया है इस वाले संगठन में, असेट रिकवरी में, क्योंकि जो लोग रुपए लेके भाग गए या अपराध वाले एरिया में संपत्ति है उसके लिए बस इतना है, ED को शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका ओलंपिक खेल और इन सब के लिए है, और सदस्य इसमें जो अगर हम देखें तो सदस्य IOC सदस्य अपने अपने देशों में उनके प्रतिनिधि होते हैं, मतलब हर एक देश में उनके प्रतिनिधि होते हैं, पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित ये है। लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, मेन बात ये है कि ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। जल निवेश के लिए एक दृष्टिकोण आया, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने G20 में प्रेसिडेंशियल लीगेसी इनिशिएटिव के रूप में प्रारंभ किया है जल निवेश पर वैश्विक दृष्टिकोण। तो पूछा जाएगा क्या मोदी जी ने किया है, नहीं, जल वाले पे नहीं। किसने, दक्षिण अफ्रीका में, देखो शून्य जीरो वाटर वाला डे आ चुका है वहाँ पे, तो वहीं के राष्ट्रपतियों ने G20 के दौरान ये किया है। एशियाई प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, तो भारत को थाईलैंड द्वारा आयोजित एशियाई प्रशांत, एशिया में भी हो प्रशांत महासागर में, उस बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है AIBD का। अब AIBD 1977 में बना था, मुख्यालय कहाँ है, मलेशिया कुआलालंपुर वाले एरिया में है। इसके बाद उत्तरी अटलांटिक संधि, नाटो जिसे कहते हैं, ये भी एग्जाम के लिए ज़रूरी रहता है, नाटो। तो नाटो कंट्री जो हैं यूरोप, पूरा यूरोप की ज़्यादातर सभी पश्चिमी देश हैं, प्लस यूरोप के पश्चिमी देश के साथ अमेरिका है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसके कितने देश हैं ये पूछा जा सकता है, 32 देश हैं। ये राजनीतिक और सैन्य संगठन है, मतलब नाटो के एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो देशों पर हमला, ऐसा इनका विचार है। तो नाटो में 2024 में अंतिम जो देश शामिल हुआ था वो स्वीडन हुआ था, तब से ये काम डन हो चुका है, और इसमें अभी कितने देश हैं, 32 देश हैं। चतुर्भुज सुरक्षा जैसे कहते हैं, मेन बात है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता नहीं आएगा क्वाड क्या है, या क्वाड ये सब आ चुके हैं एग्जाम में पहले। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सब चीज़ सही रही। तो जो अब पूछा स्क्वाड गठबंधन, ये भारत, अमेरिका, जापान, मतलब भारत नहीं छोड़ के, मतलब जो जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो तीनों देश स्क्वाड के थे वो, प्लस फिलीपींस को शामिल कर देना, इनका जो संगठन है ये है स्क्वाड।
तो फिलीपींस रहेगा। ISA, अब ये इम्पोर्टेंट रहता है क्यों, क्योंकि भारत ही इसका करता धरता है। तो मुख्यालय गुरुग्राम जो भारत है उसमें है, हरियाणा वाले एरिया में। 2015 में हुआ क्या था, कोप का पेरिस समझौता हुआ था, उसमें ही भारत और फ्रांस ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था सहयोग करने के बाद। तो ये वाली चीज़, इसमें 104 सदस्य देश हैं और मेन बात ये रहेगा। उसके बाद है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब बिग कैट जो अलायंस है इसमें 7 बिग कैट आती हैं, भारत में 5 पाई जाती हैं, प्यूमा जगुआर नहीं पाए जाते हैं। जो बिग कैट अलायंस है इसका मुख्यालय भारत, मतलब जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा, तो मुख्यालय भारत में ही है। और 95 बड़े देश हैं जहाँ पे ये बड़ी बिल्लियाँ जिन्हें कहते हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये इनके संरक्षण करना। इनकी पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, तो भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो 2019 में आपदा रोधी गठबंधन ये स्टार्ट किया था, किसने, भारत द्वारा। इम्पोर्टेंट है आपदा के लिए, बस इतना याद रखना है। इसके बाद है एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो संघ है मेन दक्षिण एशियाई के लिए, वो है सार्क। सार्क आजकल बिल्कुल फेमस नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें पाकिस्तान है, तो भारत इसकी बैठक में शामिल नहीं होता, ना होती हैं बैठकें, तो इसे तो कोई महत्व नहीं है। बस मुख्यालय याद रख सकते हैं कि मुख्यालय काठमांडू नेपाल में 1985 में ये बना था। कोलंबो सुरक्षा परिषद, ये इम्पोर्टेंट है। कोलंबो सुरक्षा परिषद क्षेत्रीय समूह है हिंद महासागर के क्षेत्र में इन सब के लिए। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत इसका कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का भारत सदस्य देश है। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, और हाल में क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया है कोलंबो सुरक्षा परिषद में। इसके बाद है क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है, जैसे क्या कहते हैं हम शॉर्ट में, बिम्स्टेक। तो 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई है, मेन इतना है जो करंट अफेयर्स में आएगा। बिम्स्टेक की अभी बैठक कहाँ हुई है, थाईलैंड में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो बंगाल की खाड़ी वाले से, ये याद रखना कि आर्थिक सहयोग संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना कब हुई थी, 1997 में। कौन सी संधि के द्वारा, बैंकॉक घोषणा के द्वारा ये हुई थी। इम्पोर्टेंट याद ये रखना है, थाईलैंड में बैंकॉक वाला एरिया है, तो थाईलैंड में इस बार आयोजित हुआ है। तो इसमें अब इसमें देखेंगे तो थाईलैंड में अगर आयोजित हुई तो थाईलैंड तो देश रहेगा, बाकी जो भी देश बंगाल की खाड़ी से जुड़े हैं या फ़ायदा उठाते हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं पर उन्हें व्यापार तो यहीं से होता है, तो उन्हें। इसके बाद देखें इसका बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, इसी के अंतर्गत है। बंगाल की खाड़ी का 2003 में ये स्थापित हुआ था भारत में, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है बंगाल की खाड़ी के संगठन की। उसके बाद है इसमें हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, 2008 में ये स्टार्ट हुई थी। मेन बस इतना है कि नौसेनाओं का हिंद महासागर में है, नई दिल्ली में इस बार मतलब प्रथम बार आयोजित हुआ था। भारत बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल, ऐसे पूछा जाएगा कि भारत ने किस देश के साथ रामसर के लिए योजना वगैरह और ये सब करी है, तो भारत म्यांमार वाला एरिया याद रखना है। तो उद्देश्य क्या है, रामसर कन्वेंशन की रणनीति को बढ़ावा देना, IUCN की नदी संवाद, इन सबको बढ़ावा देना। तो जो रामसर क्षेत्रीय पहल है, रामसर की क्षेत्रीय पहल, इसमें देश कौन कौन से है, तो भारत और म्यांमार ने तो मतलब ये वाला एरिया है ये, इसमें जो है भारत इससे समझौता कर रहा है, तो भारत और म्यांमार हो ही गए। उसके बाद और देश कौन से हैं जो रामसर क्षेत्रीय पहल है, उसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम है। इसके बाद अगला है भारतीय विमानन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण। तो भारतीय जो विमानन वाला प्राधिकरण है 2008 के अंतर्गत ये एक वैधानिक निकाय है, तो जो भी विमान से संबंधित है ये है। इसके बाद वर्षा सिंचित क्षेत्र का प्राधिकरण, इम्पोर्टेंट नहीं है। औषधि पादप वाला है, सन 2000 में आया था, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने अब ये भी कवर कर लिया। इसके बाद अब रिपोर्ट सूचकांक आएंगी, किसने कौन सा रिपोर्ट निकालता है, तो 3 रिपोर्ट अंकटाड की है। अंकटाड काम क्या करता है, जो व्यापार और विकास का एक सम्मेलन है। अंकटाड कौन कौन सा निकालता है, आप सोचो व्यापार का और विकास का संगठन है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स निकालेगा। कौन सी चीज़ है ट्रेंड में, इन्वेस्टमेंट में, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर। वैश्विक निवेश नामी है उसका, व्यापार एवं विकास, तो निवेश रिपोर्ट। और अ वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट, तो ये 3 रिपोर्टें हैं जो अंकटाड की हैं। कौन सा, इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरा विश्व निवेश, और तीसरा है वर्ल्ड जो है वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट, मतलब उधारी वाला। इसके बाद है यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन है जिसे देशा कहते हैं, मतलब आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग है।
तो विभाग ने विश्व के देशज लोगों की स्थिति के लिए रिपोर्ट निकाली है। तो देशज लोग मतलब लोकल लोग होते हैं उनके। विश्व सामाजिक रिपोर्ट ये कौन निकालता है, ये भी इसने निकाला। तो समाज वाला सामाजिक संगठन यूनाइटेड नेशंस का है। जल विकास रिपोर्ट यूनेस्को ने निकाली, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनेस्को वैसे जो वैश्विक धरोहर चीज़ें शामिल करता है, सबसे बड़ी धरोहर पृथ्वी की तो जल ही है, तो जल विकास रिपोर्ट यूनेस्को की है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे इम्पोर्टेंट हर साल का क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन निकालता है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड का जो संगठन है ओपी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड है। मानव विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस विकास कार्यक्रम, भारत की रैंक कितनी 130, मानव विकास रिपोर्ट 2025 उसके किस कौन निकालता है, विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस का। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यूएनईपी की है, पर्यावरण कार्यक्रम। उत्सर्जन, पर्यावरण अगर खराब हो जाएगा तो उत्सर्जन कैसा होगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, तो उत्सर्जन वाला। ग्लोबल पीटलैंड, हमने पीटलैंड देखा तो दलदला वाला दलदली क्षेत्र होता है, तो ग्लोबल पीटलैंड हॉट स्पॉट एटलस, ये यूएनईपी जो इन्वायरमेंट वाला वही। उसका अनुकूल अंतराल ये भी यही निकालेगा। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, अब ये इंपॉर्टेंट है बुलेटिन। अब सोचो विश्व जो मौसम संगठन है वही तो बुलेटिन निकालेगा, महीने 4 महीने या दिन हफ्ता ऐसे करके, तो ऐसे याद रख लेना। ग्रीन हाउस का बुलेटिन कौन निकालता है, मौसम वाला। उसके बाद जलवायु स्थिति रिपोर्ट, अब मौसम वाला है वही जलवायु, वही ग्रीन हाउस गैस, ये सब निकालेगा। उसके बाद 2 संगठन जो हैं वो मेट्रोलॉजिकल के और हैं, जैसे कि जल संसाधन और वायु गुणवत्ता। तो ग्रीन हाउस, जलवायु, जल और वायु, ऐसे ये नाम समझ लेनी, ये सब WMO के हैं। अब है अगला विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2025, ILO का है। रोजगार मतलब लेबर, तो श्रम वाला आ जाएगा। वेतन, ये भी लेबर का है। टीबी वाला ये WHO का है, टीबी और मलेरिया रिपोर्ट दोनों WHO के। मत्स्य वाला है FAO का, खाद्य एवं कृषि, ये मत्स्य स्थिति रिपोर्ट इन्होंने निकाली है। उसके बाद है UN हैबिटेट, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट निकाली है UN हैबिटेट ने। तो बर्ड सिटीज़ जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हैबिटेट ने निकाली है। उसके बाद है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने निकाला है साइबर सुरक्षा। जब लगभग ज़्यादातर के नाम मैच करेंगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2024, बौद्धिक संपदा जो संगठन है WIPO उसने, क्योंकि यही तो नवाचार लेके आएंगे, और कर्नेल विश्वविद्यालय। और भारत की जो रैंकिंग है वो 39वीं है नवाचार में, स्विट्जरलैंड की पहले है। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, ये रिपोर्ट की थीम है। तो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन 2025, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। सूखा एटलस यूरोप के यूरोपियन आयोग और मरुस्थली रोकथाम अभिसमय UNCCD, इन दोनों ने मिलकर निकाला है। तो UNCCD कन्वेंशन ऑफ जो डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो मरुस्थलीकरण को रोकने वाला संगठन और यूरोपीय आयोग के द्वारा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 118 है और सबसे ज़्यादा खुशहाली है फिनलैंड में। और निकालता कौन है, वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और गैलप इंटरनेशनल है। बौद्धिक संपदा सूचकांक WIPO निकालता है, बौद्धिक संपदा संगठन है। सतत विकास रिपोर्ट इंपोर्टेंट रहता है, UNSDSN इसे निकालता है। भारत की रैंक कौन सी थी इस बार 99 में, इंपोर्टेंट रहेगी विकास वाले में, सतत विकास में। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक WEF, इकोनॉमी होगी अगर पैसा होगा तो साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती होगी, तो WEF। लैंगिक अंतराल सूचकांक WEF निकालता है, 131वीं हमारी रैंक है लैंगिक अंतराल में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जो इसमें भारत की रैंक कितनी है ऊर्जा में, 71 है, तो ऊर्जा में 71 है, ये भी WEF निकालेगा। जब इकोनॉमी अच्छी तो ऊर्जा ज़्यादा है। उसके बाद है वैश्विक सैन्य व्यय में के रुझान, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे कहते हैं। तो जितना भी दुनिया में सैन्य व्यय होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा देश खरीदता है, हथियार बेच रहा है, ये सब की रिपोर्ट सिप्री निकालती है, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, तो ये याद रखना है। इसके बाद है वैश्विक ऊर्जा समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी निकालती है। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, ये भी यही निकालता है ऊर्जा वाला। उसके बाद है विश्व की प्रथम पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, WOAH जिसे हमने देखा था, पर पशु वाला ये संगठन अलग से है ये।
इसके बाद है अगला, जो भारतीय अंतरिक्ष स्थिति जन्य आकलन रिपोर्ट, इसरो इसने इसे निकाला है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, IQ एयर निकालता है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वायु। भुखमरी सूचकांक इंपोर्टेंट है, भारत की रैंकिंग को लेकर बहुत विवाद हुआ था, इस बार 105वीं रैंक आ गई थी भुखमरी सूचकांक में, ज़्यादातर एशिया के देशों से भी मैं पीछे बता दिया था, पाकिस्तान वगैरह से। तो कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्फे से निकालता है। वित्तीय स्थिति रिपोर्ट IMF निकालता है, वित्तीय स्थिति मतलब मुद्रा। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य, ये भी IMF निकालता है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक निकालता है। विश्व के विकास की रिपोर्ट कौन निकालेगा? विश्व बैंक निकालेगा। इसके बाद है अगला, बिजनेस रेडी इंडेक्स, जो वर्ल्ड बैंक है तो विश्व की बैंक है, तो बिजनेस एकदम रेडी रहेगा इसके लिए, तो वर्ल्ड बैंक इसे निकालता है बिजनेस रेडी रिपोर्ट को। पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट है, FATF निकालता है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मूल्यांकन म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट निकालता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंपोर्टेंट, जर्मन वॉच सबसे जो मेन है वही निकालता है। भारत की रैंक 10वीं रही है, टॉप 3 में कोई देश नहीं है। क्यों नहीं है? टॉप 3 इनके हिसाब से कोई देश ऐसे नहीं है जो टॉप 3 लायक हों, तो जगह खाली छोड़ दी जाती हैं। तो जलवायु हर बार के लिए होता है सेम। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 10वीं है। स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस नेटवर्क निकालता है। द स्टेट ऑफ बर्ड मैनग्रोव्स रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट रहता है, मैनग्रोव अलायंस ही निकालेगा, पूछ लेगा वो यूनेस्को और कई ऐसे ही संगठन दे देगा। तो मैंग्रोव जो है वर्ल्ड मैंग्रोव्स रिपोर्ट, जो मैंग्रोव अलायंस ही निकालेगा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, वन्य जीव कोष। अब तो लिविंग कौन लिव प्लेनेट पर रह रहे हैं? वन्य और जीव, तो वन और जीव तो वही निकालता है इसे, जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। इसके बाद है वैश्विक सूखा परिदृश्य, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, ट्रेड कौन करता है? WTO करता है। गाइडेंस ऑन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशंस जो है वो IUCN निकालता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट RBI निकालेगा, और जो भुगतान के लिए वो भी RBI, भारत में तो सब RBI ही करेगा। उसके बाद एक है सेफ, जो है विनिर्माण के लिए रिपोर्ट है, ये नीति आयोग निकालता है। तो पूछ लेगा सेफ, तो सेफ कैसे रहेंगे हम लोग? नीति बनेगी अच्छी। तो विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग एक सेफ निकालता है। इसके बाद राजकोषीय इस स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग का, उड़ीसा इसमें प्रथम पे, मतलब जो राजकोष है, जो रुपए रखा है देश की, मतलब राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी टॉप पे, कौन सा राज्य है? नाम मतलब वहाँ पे ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात जैसे होंगे, तो ये है उड़ीसा। उसके बाद है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, नीति आयोग है। समीक्षा रिपोर्ट कौन निकालता है? नीति आयोग। स्वैच्छिक है ये, तो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। वैश्विक शिक्षा स्थिति, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, प्रथम NGO का नाम याद रखना। भारत में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम होता है वो प्रथम NGO का उसमें होता है, मेन ये रिपोर्ट निकालता है, जिसे कहते हैं असर रिपोर्ट। वार्षिक है ये, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट है, इसे असर कहते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट वन मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये वाली चीज़ हमने देखी है। उसके बाद ये दोनों तीनों इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखें अगर हम, जो है वो है परिवार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, तो 5 जो आया था 19 से लेके 21 तक की प्रमुख विशेषताएं थी। तो उत्तर प्रदेश में चूँकि फैक्ट आते हैं, तो इनमें से एक तरीके से ऐसे जनसंख्या आती है, वैसे ही ये फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, तो इनका डाटा में देख लेना है 3 साल का क्या डाटा रहा था। तो सबसे पहला है कुल जनसंख्या लिंगानुपात 1000 जो 20 है भारत में, और जबकि उत्तर प्रदेश में कितना हो गया? 1017 है। अब ये वो जनसंख्या रिपोर्ट नहीं है 2011 वाली, ये फैमिली हेल्थ सर्वे है, तो इनका थोड़ा डाटा अलग रहेगा। तो अगर फैमिली हेल्थ सर्वे के नाम से देगा तो हमें क्या लगाना है? उत्तर प्रदेश का जो लैंगिक मतलब अनुपात है, लिंगानुपात, वो 117 है और देश का 120 है। पिछले 5 वर्षों में जन्मे बच्चों का जो लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश में अच्छा है, 941 है, और 929 है जो कहाँ पे है? भारत का है 929 पिछले 5 वर्ष में जो लिंगानुपात है। 25 से 29 के पुरुष और जिनमें 21 से पहले विवाह हो जाते हैं, तो 23% उत्तर प्रदेश में, 17% भारत में है। उसके बाद है 20 से 24 वर्ष की महिलाएं जिनका 18 से कम साल में विवाह हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश में 15% है। अच्छी मतलब बात है उत्तर प्रदेश में कि कम का होता है, जबकि देश की बात करें क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, तो
तो 23% लगभग हम कह सकते हैं 25% भारत में जो विवाह होते हैं, मतलब इन जो 20 से 24 साल की महिलाएं हैं उनका 18 से पहले विवाह हो जाता है। साक्षर पुरुष 84 पुरुष और 82 उत्तर प्रदेश में पुरुष, सबसे साक्षर पुरुष तो 84% है और भारत का जो पुरुष साक्षर है, और 82% उत्तर प्रदेश का। साक्षर महिलाएं 71, 66 है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं काफ़ी पीछे 76 है। कुल प्रजनन दर है 2, प्रजनन दर 2 है किसकी, भारत की प्रजनन दर। मतलब हम एक तरीके से आने वाले समय में इस हिसाब से नेगेटिव की ओर जाएंगे, जनसंख्या स्थिर तो है ये 2 पे, और 2.4 है उत्तर प्रदेश का है। नवजात मृत्यु दर 35 है भारत में, और 35 उत्तर प्रदेश में, 24 है उत्तर मतलब भारत में, पूरे भारत में 24 और उत्तर प्रदेश में 35। कौन सा, नवजात मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर 50 है, और शिशु मृत्यु दर 50 है और 35 है। इसके बाद बात करें कि 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर, जैसे शिशु और नवजात ये तो छोटे छोटे 1 साल से कम वाले, पर 5 वर्ष से कम आयु के जो मृत्यु दर है वो 60% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, और 41% है भारत में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही है। 5 से 49 वर्ष की सभी महिलाएं जो एनीमिया से ग्रस्त हैं, तो भारत में 59 था पहले परसेंट, अब 57 हो गया, तो थोड़ा सही तो है ये। और उत्तर प्रदेश में 50%, मतलब उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि महिलाएं एनीमिया से कम शिकार हैं। इसके बाद बात करें संस्थागत प्रसव, मतलब कितना ज़्यादा प्रसव और हॉस्पिटल में होता है, तो 83% और भारत में 88 है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे ठिगनेपन, जो लंबाई के अनुसार मतलब उम्र के अनुसार इनकी लंबाई नहीं है, ठिगने हैं, तो 5 वर्ष से कम, तो उत्तर प्रदेश में 39 और भारत में 35 है। और उसके बाद दुबले वाले हैं, जो वजन लंबाई के अनुसार उनका वजन नहीं है, तो अगर दुबले हैं तो वो 17% है दुबले, और 19% है भारत में दुबले, मतलब उत्तर प्रदेश में दुबले बच्चे कम हैं जबकि ठिगने बच्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसे कह सकते हैं इसे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो वजन में बच्चे जो वजन में कम है, मतलब उम्र के हिसाब से वजन कम है, लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है, दोनों का 32 है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी। फैमिली हेल्थ सर्वे है तो 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है जो अभियान सरकार ने चलाए हैं, एक इनमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे हॉक है, ऑपरेशन हॉक, बस याद रखना है CBI का, ऑनलाइन जो यौन शोषण होता है उसके लिए और साइबर अपराध के लिए हॉक, केवल इतना याद रखना, हॉक CBI का है, और ऑनलाइन बाल शोषण के लिए ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का है, जो इजराइल हमास के दौरान जो गैर पारंपरिक खतरे आए हैं समुद्र में, जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, ये सब ऑपरेशन संकल्प है किसका है, नौसेना का। ऑपरेशन शिवा सुरक्षा बल का है अमरनाथ यात्रा के लिए, तो शिव जी की यात्रा होती है अमरनाथ का। ओलिविया हमने पहले भी जो करंट अफेयर्स सेशन लिए उनमें किया था कि ये तटरक्षक बल है उड़ीसा में, उनके द्वारा ऑलिव रिडले के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन चक्र 5वां CBI का है, CBI का चक्र 5वां है, तो CBI चक्कर घुमाती रहती है, ऐसे याद कर लेना, साइबर अपराध के लिए। सिंधु, ऑपरेशन सिंधु भारत का है, इम्पोर्टेंट है। ईरान और इजराइल में भारतीय जो फंसे थे, मतलब ईरान इजराइल का विवाद हुआ, तो ईरान में जो भारतीयों को अभी निकाला गया है, चूँकि इम्पोर्टेंट है, इसी साल का है ये, तो ऑपरेशन सिंधु है। अब देखो सिंधु नदी ऊपर की ओर बहती है कि नहीं, ईरान भी थोड़ा पाकिस्तान के उधर ही है, तो ईरान सिंधु वाला। सागर मंथन नारकोटिक्स वाला है। नारकोटिक क्या करता है, समुद्र में से जो ड्रग्स वगैरह आती हैं, तो समुद्र मंथन है, ऐसे याद कर लेना सागर मंथन को। सिंदूर तो सबसे मेन आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं तो रहेंगी, पर पता ही है ये जगह का नाम याद कर लेना, पहलगांव आतंकवादी हमला था। इसके बाद है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, USA का था, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऑपरेशन सिंदूर है। मिडनाइट हैमर में क्या था, USA ने ईरान की परमाणु साइटों को ख़त्म किया था, जिसमें है जो है नतांज, जो इस्फहान है, सबसे इम्पोर्टेंट यही याद रखनी है, इस्फहान सिटी का नाम भी याद रखना, नतांज, इस्फहान और फोर्दो, ये तीनों जो सिटी थी ईरान में, उन सब पे ऑपरेशन मतलब हमला किया था मिडनाइट हैमर के तहत USA ने। ऑपरेशन सद्भाव किसने चलाया है, भारत ने। लाओस, म्यांमार, वियतनाम, इन सब में आपदा के लिए आया था, मतलब अगर पूरे इधर नॉर्थ ईस्ट से आगे चले, म्यांमार और उस सबसे आगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन एक सद्भाव चलाया गया था इस वाले एरिया में आपदा राहत के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन जो है मैड मैक्स, नारकोटिक्स का ही है, तो याद रखना है नारकोटिक्स का, ये भी मैड मैक्स नारकोटिक्स, तो 2 देख ले, सागर मंथन और मैड मैक्स, दोनों सेम टाइप के ही हैं।
अगला ऑपरेशन मेलन, ये भी डार्क नेट के आधार पर ड्रग है, पर इसमें क्या है, डार्क नेट का यूज़ करके ड्रग वगैरह के लिए। तो ऑपरेशन मेलन, अब देखो डार्क नेट यूज़ करोगे तो मिलना मतलब मुश्किल है, तो मेलन वाला आ जाएगा। ऑपरेशन महादेव, अभी शिव देखा था हमने, शिवा वाला, अब महादेव आ जाएगा। ये अलग है, ये पहलगांव में आतंकियों को जो मार गिराया था, पहलगांव हमले में शामिल, उन सब के लिए चलाया गया है महादेव, भारतीय सेना सीआरपीएफ के लिए। जैसे मतलब सिंदूर तो अलग ही है, उसके अलावा जो एक चल रहा था ऑपरेशन महादेव और चल रहा है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में से है भारत का, अगर इसके बाद कहा जाए सिंदूर का और आने की संभावना है। ब्लैक फॉरेस्ट, वैसे तो फॉरेस्ट यूरोप में होते हैं ऐसे नाम के, मतलब हैं ब्लैक फॉरेस्ट, पर ये ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, जो नक्सली एरिया था छत्तीसगढ़ वाले एरिया के आसपास, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, वहाँ पे नक्सलियों को ख़त्म करना है, उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाएगा। झारखंड नहीं है, बस इसमें ये याद रखना, तेलंगाना वाला क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आएगा इसमें। अगला है सैन्य अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास पिछली बार दिया था क्रोनोलॉजी से लगा के, तो हम देख लेते हैं। डेजर्ट नाइट है, यूएई और फ्रांस के साथ भारत का, भारत तो रहेगा ही रहेगा, तो बाकी हमें देखना है। डेजर्ट नाइट, तो देखो यूएई है तो डेजर्ट तो यूएई में है, ये फ्रांस और शामिल है, तो फ्रांस नाइट वाले में फ्रांस यूएई है, जनवरी में हुआ था, तो इसमें 2-3 कंट्रियाँ शामिल हैं, तो 2-3 जनवरी को 2024 में हुआ। और अभ्यास जो है उदार शक्ति, मलेशिया के साथ है, तो मलेशिया के साथ उदार ही रखना है, उनकी सेना बड़ी नहीं है, तो ये 2024 में हुआ था, पहले पुराना। इसके बाद है मित्र शक्ति, बस ये याद रखना किसके साथ कौन सा है, मित्र श्रीलंका है हमारा। युद्ध अभ्यास, जब नाम टोटल पूरा युद्ध अभ्यास नाम से ये है तो अमेरिका के साथ है, ये भी पिछली साल का है। अल नज़ा है ओमान के साथ, तो अल नज़ा ओमान के साथ है। एक क्या अभ्यास है, क्या ये आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन और भारतीय सेना के लिए, जैसे किसी राज्य में आपदा आ जाए, कहीं आपदा, तो उसके लिए एक क्या मतलब एकता चलान लेनी है भारतीय सेना और आपदा प्रबंधन के। ईस्टर्न ब्रिज भारतीय वायुसेना और ओमान के लिए है, भारतीय वायुसेना और ओमान दोनों हैं। अभ्यास अल नज़ा भी है और ईस्टर्न ब्रिज भी है, पर उसमें क्या था, अल नज़ा में वो नॉर्मल स्थल सेना, ये क्या है वायुसेना वाला है। काजिंद कजाकिस्तान के साथ। मालाबार में 4 देश हैं, हर बार इम्पोर्टेंट रहता ही है और ये जानकारी भी होती है। मालाबार वाले और एरिया में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, जो क्वेड वाले देश हैं वही वाला है ये सब। नसीम अल बहर ओमान के साथ है। नसीब कौन सा है, तो मान सम्मान कब, जब नसीब वाला है, तो नसीम अल। गरुड़ शक्ति, गरुड़, अब ये थोड़ा अलग रहेगा, गरुड़ वाला नाम रखा है इंडोनेशिया में जो सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम गरुड़ शक्ति, ये लगेगा नेपाल, भूटान इनके साथ होगा। पूर्वी प्रहार भारतीय वायुसेना का है, केवल नॉर्मल नाम है, भारतीय सेना का है, वायु का भी नहीं, भारतीय सेना का पूर्वी प्रहार। अंतरिक्ष अभ्यास रक्षा एजेंसी का है। संयुक्त विमोचन भारतीय सेना का है। सी विजिल इम्पोर्टेंट है, नौसेना में देखना है जासूसी वगैरह, तो सी विजिल। सारे जो है सारेक्स करके, ये भारतीय तटरक्षक बल का है सारेक्स, तो ये है। बिनवैक्स इम्पोर्टेंट रहता है वियतनाम का। हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ है, तो हरिमऊ शक्ति किसके, मलेशिया के। सूर्य किरण, सूर्य के इधर की तरफ से, नेपाल की तरफ से। कोमोडो है इंडोनेशिया के साथ, तो कोमोडो इंडोनेशिया। साइक्लोन मिस्र में आते हैं बहुत सारे, साइक्लोन रेत में, तो साइक्लोन मिस्र के साथ है। अभ्यास डेजर्ट हंट वायुसेना का है। डेजर्ट हंट किसके साथ है, वायुसेना का। धर्म गार्जियन जापान के साथ है, जर्मनी से कंफ्यूज नहीं होना है, जापान के साथ है धर्म गार्जियन। बोंगो सागर, अब बोंगो को पढ़ो तो ये बंगाल वाले एरिया, बंगाल को या बंगाल बोंगो कहेंगे, तो बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ है। अभ्यास खंजर किर्गिस्तान में है, खंजर मतलब किर्गिस्तान के साथ खंजर है। बरोड अभ्यास, अब देखो अब ये जनवरी मतलब इस साल के आगे, तो इनका थोड़ा टाइम देख सकते हैं। जैसे खंजर किर्गिस्तान वाला 25 मार्च में ही था, और उसी टाइम ऑपरेशन बरोड था जो फ्रांस के साथ था, तो मार्च में बरोड था फ्रांस के साथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रोप एक्स है भारतीय वायु नौसेना का है, ट्रोप एक्स। तो एक्स वाले जो दिख रहे हैं ना, वो ई एक्स करके, जैसे हमने सारेक्स देखा था, ई एक्स वाले, ये सब जो नौसेना वाले रहेंगे, मतलब पानी वाले। अभ्यास प्रचंड प्रहार है तीनों सेनाओं का। सोचो प्रहार को बहुत प्रचंड कर दो, कब होगा, वो तीनों सेनाएं जो साथ मिलकर काम कर रही होंगी। तो कब चलाया गया था, ये 25 से 27 मार्च के बीच में चलाया गया था।
अभ्यास इंद्र रसिया के साथ है, इंद्र रशिया के साथ है। जो है इनियोकोस ग्रीस का है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इसके बाद अभ्यास टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ, टाइगर किसके, अमेरिका के साथ है। उसके बाद अफ्रीका के साथ एकियाम करके है, एकाई करके भारत और अफ्रीका के साथ जो समुद्री सहभागिता है उसका नाम है एकाई करके। इसके ये कब हुआ, अप्रैल में। इसके बाद डस्ट लेक है उज्बेकिस्तान के साथ, डस्ट लेक खंजर किर्गिस्तान के साथ था, उज्बेकिस्तान के साथ है डस्ट लेक। तो ये है डेजर्ट फ्लैग यूएई के साथ, डेजर्ट वाला। नोमैडिक एलिफेंट हमेशा फेमस मंगोलिया। पासएक्स भारत, यूके इंपॉर्टेंट, यूएसए नहीं है, इंग्लैंड वाला जो है उसके साथ है पासएक्स। तो पास हो गए तो हम इंग्लैंड से अलग हो गए। अभ्यास खान क्वेस्ट मंगोलिया, और कहाँ पे, मंगोलिया ही में हुआ था ये, तो ये है। इसके बाद है अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में, अभ्यास शक्ति। हम शक्ति हथियार कहाँ से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं। जामाता था वो जापान के साथ है, मतलब जामाता का वैसे मतलब होता है फिर मिलेंगे टाइप का सा, तो जामाता ये जापानी वर्ड है। तो भारत और जो मतलब जापान और भारत के बीच में हुआ था जुलाई में, तो अभी हुआ है 12 जुलाई को। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ है, कुरुक्षेत्र वाला सिंगापुर। उसके बाद है सिम्बेक्स सिंगापुर, स्लीनेक्स श्रीलंका, तो SL श्रीलंका, ऐसे याद कर लें। अभ्यास मैत्री है थाईलैंड के साथ। तो ये हमने क्या देखे, अभ्यास जो भी थे इंपॉर्टेंट, इनमें से ये सारी चीज़ें कवर करी हमने। इसके बाद यहाँ पे अगला जो टॉपिक देखें वो है जो जनजातियाँ चर्चा में रही थी। तो जनजातियाँ कौन सी हैं, जैसे मन्नान समुदाय केरल में, अब देखो तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है और केरल में मन्नान एक समुदाय है। कोंडा रेड्डी, ये रेड्डी वाले ऐसे टाइप के आंध्र प्रदेश में नाम आएंगे। कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश। सोलेगा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक वाले एरिया में, मतलब कावेरी जो बह रही है इस वाले एरिया में सोलेगा जनजाति रहती है। कोन्याक जनजाति नागालैंड में फेमस रहती है, कोन्याक जनजाति नागालैंड की। और उसके बाद सहरिया उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है पैमई नागा जनजाति मणिपुर और नागालैंड में, नाम से ही पता चल रहा। रेयांग जनजाति त्रिपुरा में है, तो रेयांग वाला एरिया कहाँ है, त्रिपुरा में, मतलब जनजाति है। इसके बाद है गोटी कोया जनजाति छत्तीसगढ़ में, गोटी कोया छत्तीसगढ़ में भी अपने देखा हमने जो ब्लैक फॉरेस्ट वाला ऑपरेशन चल रहा था, तो वहीं गोटी कोया जनजाति पाई जाती। थाडो जनजाति मणिपुर में है, जो थाडो है, नाम क्या है थाडो करके, तो ये लगेगा राजस्थान में तो नहीं है थाडो, ये कहाँ पे है, मणिपुर में। बिरहोर जनजाति झारखंड में है। अंगामी जनजाति नागालैंड में है, तो नागालैंड में पोमई जनजाति, और जो अंगामी जनजाति है झारखंड में क्या है, बिरहोर त्यौहार वाला भी होता है, तो ये थाडो कहाँ था, मणिपुर में था। उसके बाद है जारवा जनजाति, जारवा सेंटिनली जोंग, ये सब अंडमान निकोबार में होती हैं। क्यों इस बार अभी हम इन्हें पढ़ रहे हैं, पहली बार इन्होंने वोट दिए थे, तो जारवा जनजाति का याद रखना, इनका जलवा हो गया। इरूला जनजाति तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में सोलेगा पढ़ी हमने, और तमिलनाडु में जो कौन सी आ गई, इरूला जनजाति आ गई है। मनकेडिया जनजाति उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में मनकेडिया है। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जो पहाड़ी वाले एरिया में रहता है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियां और दिवस हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जब गांधी जी आए थे तो 9 जनवरी को। अब प्रवासी भारतीय लोग हिंदी बोलेंगे तो 10 को विश्व हिंदी दिवस है, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस है, 15 को थल सेना दिवस है, 23 को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 को, 25 को मतदाता दिवस है, तो ये देखा 26 जनवरी को तो है ही अपना। तो पराक्रम दिवस 23 को है। फरवरी में देखें वेटलैंड आर्द्रभूमि 2 तारीख, 4 को कैंसर, 11 को समर्पण दिवस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस है, 13 को महिला दिवस है 13 फरवरी को, 20 को सामाजिक न्याय दिवस है, 21 को मातृभाषा दिवस है, और 28 को विज्ञान दिवस है। 28 फरवरी 28 की रहती है तो विज्ञान की बात है, ये विज्ञान दिवस है। मार्च में विश्व वन्य जीव, तो 3 मार्च इसमें याद रखना है, 3 मार्च जो है उसमें क्या है, वन्य जीव दिवस है। चाबहार दिवस है 4 मार्च को। 8 मार्च को महिला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 8 मार्च।
महिला दिवस है। 15 मार्च को है उपभोक्ता अधिकार दिवस। जो उपभोक्ताओं का अधिकार है शुरुआत में ही दे दिया जाएगा मार्च में ही। तो उपभोक्ताओं ने क्या निकाला, मार्च निकाला। कब, 15 लोगों ने मिल गए तो 15 मार्च हो गया। वन दिवस 21 को है, ये वन दिवस 21, तो वन दिवस मार्च में है 21 को, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला भी। 22 में है जल दिवस, जो है विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी है, तो जल दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा 22 तारीख को, 22 मार्च को है। इसके बाद है मौसम विज्ञान दिवस या विश्व क्षय दिवस 23 को है, 24 को टीबी है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल जो है अप्रैल में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस है, 10 को होम्योपैथी दिवस है, 14 को समानता दिवस है। समानता किसका, अम्बेडकर जी की जयंती पे, तो 14 अप्रैल ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। विश्व धरोहर दिवस 18 को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है, ये सबसे ज़रूरी रहता है, पृथ्वी जल वायु ऐसे वाले, मतलब जहाँ से जुड़ा कुछ हो। 25 मलेरिया है, पृथ्वी 2 पृथ्वी वाला है। उसके बाद है अप्रैल में हो गया। इसके बाद है विश्व मलेरिया 25 को है। 26 को बौद्धिक संपदा दिवस है और चागास रोग दिवस 28 को, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं। मई वाले में देखें, मई में पहला है मजदूर दिवस, 1 को ही स्टार्टिंग है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता, मजदूरों को स्वतंत्रता चाहिए प्रेस से, ऐसे कुछ, तो 3 मार्च को क्या है, प्रेस स्वतंत्रता है। अस्थमा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। रेड क्रॉस दिवस इम्पोर्टेंट है, 8 को, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस है। 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, 11 को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस 18 को है। जो 22 को है जैव विविधता दिवस, कब है, 22 को है। देखो 22 तारीख को पृथ्वी वाला भी देखा था हमने, और 22 को क्या है, जैव विविधता दिवस है। ये कहाँ है, पर मई वाले एरिया में, इतना याद रखना है। एवरेस्ट 29 तारीख को है, एवरेस्ट दिवस है। तम्बाकू 31 को है। तो जो भी चीज़ें मई में हैं ये सब इम्पोर्टेंट रहेंगी ज़्यादातर। जैसे सबसे ज़रूरी है जैव विविधता, 2000 वो मई 22 को है ये वाला। इसके बाद जून में देखें, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जानते हैं। 8 को महासागर दिवस है, तो 8 जून को महासागर दिवस है। उसके बाद 11 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस। 12 को है बाल श्रम निषेध दिवस, जो 12 जून को है वो क्या है, बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद 16 को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेरण दिवस, तो पारिवारिक प्रेरण दिवस है, 16 जून को है। 20 को विश्व शरणार्थी दिवस है, 20 को। 21 को योगा जानते हैं। संविधान हत्या 25 को, पिछले 1-2 साल से ही मनाया जाता है। सांख्यिकी जो है वो 29 जून को है, सांख्यिकी दिवस है। इसके बाद जुलाई में जीएसटी, 1 जुलाई जीएसटी। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, वो सहकारिता जो है, तो इम्पोर्टेंट ये वाला रहता है सहकारिता, 5 जुलाई को है। 11 जनसंख्या, एक और एक जनसंख्या, तो 11 हो गया। युवा कौशल 15 जुलाई को युवा कौशल। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मतलब बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। कारगिल दिवस 26 को है, 26 जुलाई को है कारगिल दिवस, इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस वाला भी 28 तारीख को है जुलाई में। अगस्त में देखें 6 और 9 अगस्त इंपॉर्टेंट रहता है। हिरोशिमा और नागासाकी कब, अगस्त में। 7 अगस्त को जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, तो भाला फेंक दिवस है। 8 को है भारत छोड़ो राष्ट्र आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो चला था ना 8 अगस्त को ही तो चला था, तो वही चीज़ है। 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 को युवा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वाला नहीं है। इसके बाद है विभाजन विभीषिका 14 तारीख को है। 15 को स्वतंत्रता। सद्भावना दिवस 20 को है, राजीव गांधी की जो याद में मनाया जाता है सद्भावना 20। अंतरिक्ष जो दिवस है 23 तारीख को क्या है, अंतरिक्ष दिवस 23 जुलाई को है। उसके बाद 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस। सितंबर में देखें 5 का शिक्षक दिवस है। 8 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, शिक्षक तो सारता हिंदी 14 तारीख को है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है, शांति वो 21 तारीख को है, 17 को था। ईवी रामास्वामी की जयंती है सामाजिक न्याय के लिए। आयुर्वेद 23 तारीख को है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे सितंबर वाला, तो सितंबर में आयुर्वेद है, तो सितंबर में आयुर्वेद है। विश्व पर्यटन 27 को, 29 को हृदय वाला है। अगला देखें हम अक्टूबर में, वृद्धजन है, 1 को वृद्ध है, वृद्ध कौन थे, गांधी जी, 2 को गांधी जी। पशु दिवस 4 तारीख को है, 4 अक्टूबर को है पशु। डॉल्फिन 5 को है।
विश्व पशु दिवस और फिर डॉल्फिन है। शिक्षक 5 को विश्व वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है नीलगिरी तहर दिवस, 7 अक्टूबर को क्या है, नीलगिरी तहर, और 8 को वायुसेना दिवस है। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 को है। मानक दिवस, विश्व मानक दिवस 14 को है। उसके बाद है खाद्य, इंपॉर्टेंट है, खाद्य उपभोक्ता हमने मार्च की तरफ देखा, और 16 को है विश्व खाद्य दिवस है। इसके बाद है 16 अक्टूबर को है संयुक्त राष्ट्र, 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र का दिवस है, 24 अक्टूबर को, ये चीज़ याद आ चुकी है कई बार, कब है, 24 अक्टूबर को है संयुक्त राष्ट्र का दिवस। 31 को है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जयंती पर 31 को एकता है। इसके बाद है नवंबर और दिसंबर के देखते हैं। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, 10वां विज्ञान दिवस है, 10वां कब है, 10 नवंबर को विज्ञान दिवस है। 11 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, 12 पक्षी दिवस है, तो विज्ञान 10, 11 शिक्षा, 12 पक्षी। 14 को है मधुमेह दिवस या फिर बाल दिवस, 14 को तो जानते ही 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, मधुमेह दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जनजाति गौरव जो दिवस है, ये गौरव दिवस क्यों मनाया था, बिरसा मुंडा जयंती पर, तो जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, मतलब जनजाति गौरव दिवस और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सभी रोकथाम के लिए ये 16 को किया गया था। प्रेस 16 को प्रेस भी है, और बाल दिवस 20 तारीख को है, बाल दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को है, 26 को संविधान वाला है। दिसंबर में बात करें, एड्स दिवस है, 1 को है। कंप्यूटर साक्षरता 2 को है। दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिसंबर में है, 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर। दिव्यांगजन पीछे रहते हैं मतलब समाज के हाशिए पे, तो ऐसे याद कर लेना, दिसंबर लास्ट महीना है तो दिव्यांग। भारतीय नौसेना दिवस 4 को है, नौसेना दिवस है। उसके बाद है विश्व मृदा दिवस 5 को है, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है। मैत्री भारत और जो 6 तारीख को हुई थी दिसंबर में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 को है, मानवाधिकार। विजय दिवस 16 को है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 का है। विश्व ध्यान दिवस 21 को है, ये योग से अलग है ध्यान दिवस, ये 21 कब का है, दिसंबर का है 21। प्रवासी 18 का है। उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 24 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, 24 को है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। 25 को सुशासन दिवस है, और क्रिसमस भी होता है। 26 को वीर बाल दिवस है। तो ये हमने ये वाला पार्ट भी सेकंड कंप्लीट किया। अब हमारे कुछ पेज बच्चे हैं जो